तो बच्चों हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट अपना शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा है बेटा कि थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम कभी कभी जो बहुत सरल बातें होती हैं उसको लिख लेते हैं, है ना। तो ये जो पूरा लेक्चर है बेटा, तो कैसे ये कंप्लीट मैं करूँगा, तो आप कोशिश करिए कि भाई हमारे शब्दों को समझिए, फिर पॉज करके लिख लिया करिए। पहले इम्पोर्टेंट है समझना, और समझ तभी पाएंगे जैसे कि ये जो वीडियो, या तो मैं ना लिखता आराम आराम से पढ़ाता। तो लेकिन अब ये टीचर बहुत प्रकार से प्रैक्टिकल करता है कि हमारे बच्चों को कैसे बातें समझ में आए, है ना। हाँ, हमारी बात कैसे हमारे बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगी, ये प्रैक्टिकल टीचर करता है। तो ये प्रैक्टिकल एक मेरा भी है। तो ये प्रैक्टिकल है कि अभी ये है कि आप लिखिए मत, हाँ, लेकिन जब जो है लिखना हो तो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक भाई। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा पढ़ा दूँ फटाफट, और आप जगह जगह पर अपना पॉज करके लिख लिया करिएगा जहाँ आवश्यकता हो। तो अब इसमें मतलब आपकी भी मेहनत है, आपको हो सकता है ज़्यादा बार पॉज करना पड़े, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखा हूँ तो उसको लिखूँगा। तो यानी एक अच्छा नोट्स बनाने के लिए अब कुल मिला करके इसमें मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। थोड़ा कम समय में मान लीजिए हो जाएगा, तो लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो रेडी होते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोड, अब एक प्रश्न ये आता है कि इलेक्ट्रोड क्या है ना। तो बीच बीच में पास कर करके आप लिखिए। अब मैं ये चीज बता दे रहा हूं कि भाई आपकी भी मेहनत ज्यादा होगी, आपके भी द्वारा मेहनत करना पड़ेगा, तब इस लेक्चर से बढ़िया आउटपुट आपको मिलेगा। नोट्स बढ़िया बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। बहुत ज्यादा नजदीक करके नहीं लिख सकते आप, दूर दूर करके लिखेंगे, बढ़िया लिखेंगे तो नोट्स बढ़िया बन जाएगा। तो चलो, आप मैंने जैसा कि प्रश्न किया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो देखो इसको कैसे डिफाइन किया गया है। When a metallic conductor is dipped in electrolytic solution, then electrode and half shell is formed, है ना। तो ये देखो, ये लिखा गया है कि दुनिया में तुम कोई भी रॉड ले लो, है ना। दुनिया में कोई भी मेटल या नॉन मेटल की रॉड ले लो, कभी कभी नॉन मेटल की भी रॉड ली जाती है। तो इसलिए लेक्चर जो हमारे मुख से निकलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसे सुनना है। और वही चीज़ लिखी भी गई है साइड में करके। तो बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप दुनिया का कोई भी मेटालिक रॉड ले लो और उसी के साल्ट सॉल्यूशन में आप डिप कर दो, तो फिर एक इलेक्ट्रोड बन जाता है। जैसे देखो ये क्या किया गया, ये कोई एक मेटालिक रॉड है, ये क्या है, ये जो हमने लिया है, तो ये हमने ले लिया है मेटालिक रॉड। अच्छा, बातें जो है दिमाग लगाओगे तो सब समझ जाएंगी। ये मेटालिक रॉड है। अच्छा, ध्यान देना ये है कि कभी कभी इस पूरी डिवाइस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं या हाफ शेल बोलते हैं। लेकिन रियल में अगर सही बात पूछो तो ये जो मेटालिक रॉड है यही इलेक्ट्रोड है, ठीक भाई। और ये जो सॉल्यूशन है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब ये पूरी डिवाइस मिल करके क्या बनाई है, ये पूरी डिवाइस मिल करके हाफ शेल बनाई है, ठीक भाई। तो ये फिगर है हाफ शेल का। अच्छा, कभी कभी इस पूरे हाफ शेल को ही इलेक्ट्रोड बोल दिया जाता है। अच्छा, उसके पीछे रीजन भी है कि क्यों बोल दिया जाता है। वैसे तो ये मेटल वाली रॉड ही इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, लेकिन कभी कभी इस पूरी डिवाइस को क्या बोल दिया जाता है, पूरी डिवाइस को इलेक्ट्रोड बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये रॉड, मेटालिक रॉड कहीं हमने ले रखा है तो उस पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब यहां पर एक जरूरी बात ये आपको याद रखना होगा
कि ये इलेक्ट्रोड में भी रिएक्शन होता है, यानी जो मेटालिक रॉड है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, और यहाँ अगले पॉइंट पर आ जाते हैं फटाका, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये क्या है भाई, ये है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो देखो ये एनोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में एक क्या हो गया, एनोड, है ना। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में एक हो गया आपका, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ, एक है एनोड, है ना, एक क्या है, एनोड है, ठीक भाई। तो एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन अकर। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। अच्छा, यानी इलेक्ट्रोड जो है तीन टाइप का है, एनोड है, कैथोड है और इनर्ट इलेक्ट्रोड है। एनोड, कैथोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन, हमेशा रिडक्शन होगा। अच्छा, रिडक्शन मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोड की क्या प्रॉपर्टी है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है बच्चों जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये दोनों जो एनोड हैं, यानी एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड किसके बनाए जा सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड के बनाए जा सकते हैं, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड के एनोड और कैथोड बनाए जा सकते हैं। अब देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हेल्प्स ओनली इन एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या आ जाएगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या आ जाएगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। अच्छा, जो सेल होती है, ये सेल, सेल का मतलब होता है कि एक हाफ सेल और प्लस दूसरा हाफ सेल, एक हाफ सेल प्लस दूसरा हाफ सेल। अच्छा, एक हाफ सेल को, यानी सेल बराबर क्या आ जाएगा, सेल बराबर हमारे पास आ जाएगा एनोड प्लस कैथोड। अब आपको फिर से लिख लेना चाहिए, एनोड प्लस कैथोड ये बराबर सेल, एनोड प्लस कैथोड ये बराबर सेल, ठीक भाई। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, मैं अब थोड़ा सा और समझा दूं, अब आप अपना मेहनत करके लिखेंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूं, चलो ध्यान से दिमाग लगाओ। अब ये जो सेल है हमारे पास, सेल, सेल बच्चों ये दो टाइप की है, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे भाई, सेल के विषय में डिटेल डिस्कशन होगा। तो अच्छा, एक सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है ना। तो यहां हमने लिखा है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये है कि टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय केमिकल एनर्जी, टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। मेरे ख्याल से बढ़िया दिख रहा होगा, ये मैं जूम करके रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से बढ़िया दिख रहा होगा, है ना। तो टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, ठीक भाई। तो टू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी,
ये तो काम करता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा सेल कौन सा है? दूसरा सेल है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो, अगर सही सही सोचो तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दोनों सेल लगाना पड़ता है। एक तो नीचे इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगा ही रहेगा और ऊपर जो है क्या लगा रहेगा? बैटरी लगी रहेगी। इसका मतलब कि दोनों सेल लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी लगा हुआ है। तो अच्छा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल? तो देखिए, इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी बहुत सारे मेटल को हम प्राप्त करते हैं। यानी जो इम्प्योर मेटल है, उस मेटल से हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। जैसे किस किस मेटल को प्राप्त करने के लिए ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज किया जाता है? तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, कुल मिलाकर के अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। बुक में क्या दिया गया है? अल्कली मेटल को, है ना, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको प्राप्त, यानी ग्रुप 1 2। इसका मतलब कि क्या है? इसमें ग्रुप 1 2 है ना, ग्रुप 1 2 पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 1 और 2 के जो मेटल हैं, और भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जा सकता है। देखो, अच्छा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोडक्शन ऑफ गैसेस, इसका यूज जो है गैसों का प्रोडक्शन करने में, जैसे H2O2, F2, Cl2, C2H6, ये सारी गैसें। मेरे ख्याल से बढ़िया दिख रहा है आपको। अच्छा, तीसरा यूज क्या है? तीसरा यूज है सिंपल सा, तो है ना, 1 2, तीसरा यूज है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो अभी इसका बहुत सारा एग्जांपल आगे आप देखेंगे। अच्छा, चौथा यूज क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फिगर, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो फिगर है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से संबंधित कुछ बातें मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी बेटा लिंक में कुछ सवाल, सॉल्व किए हुए कुछ सवाल, भाई ये लेक्चर तभी पूरा होगा जब आप पूरा काम करेंगे। बहुत सारी चीजें हम समय बचाने के लिए यहाँ नहीं करेंगे तो, लेकिन अगर आपको काम पूरा करना है, मैं ये समय क्यों बचा रहा हूँ? मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे समय अपना देना चाहिए जो कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन में, तो इसीलिए यहाँ समय बचा रहा हूँ। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। तो कैसे मेहनत करना पड़ेगा कि लिंक मैं दे दूंगा, उस लिंक में इलेक्ट्रोप्लेटिंग से संबंधित फिगर बना हुआ है और कुछ बातें लिखी गई हैं मोटी मोटी, जो अभी यहाँ आपको मैं मुंह से बोल के समझा दे रहा हूँ, और वहां जा करके आप नोट्स बना लीजिए उसको देख करके, है ना, उसको देख करके कुछ पॉइंट भाई लिख डालिए तो और अच्छा आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ लेक्चर में मैं सब बातें बता दूंगा बिना विचार किए, बस आप देखते रहिए। तो क्या मामला है? मामला ये है, पांचवा उपयोग क्या है इसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पांचवा फायदा, फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड को बनाने में भी इसका यूज होता है। तो कौन कौन सा कंपाउंड बनाया जा सकता है? जैसे H2H2O8, K2H2O8, NaOH, KClO3, H2O2, और ये एनिलीन का मतलब है C6H5NH2। C6H5NH2 क्या है? एनिलीन है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये पोटेशियम क्लोरेट है ना। तो ये सारे कंपाउंड हम जो है बना सकते हैं।
तो चलो कुछ जो है हम आपको मेरा मतलब ये है कि सेल से संबंधित कुछ बात यहाँ पर आप ये अगली हेडिंग मैकेनिज्म को शुरू करने से पहले आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं और ये एक फिगर भी बना सकते हैं। तो ये मिटा करके जल्दी से मैं बना दे रहा हूं। तो कुल मिला करके भाई ये ऐसा है, ये फिगर जो है, अब देखो ये बनाने में समय लगता है ना, ये बनाने में समय लगता है, यही समय बचाने के लिए ये मैं लिखा था। तो इससे पहले देखो कि अगली हेडिंग मैं शुरू करूं, इसके नीचे एक दो फिगर आप बना लीजिएगा खुद को समझने के लिए, ऐसी हैज लगा करके, है ना। जैसे जो बच्चा रिवीजन कर रहा है उसके लिए तो बहुत सरल है, लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो अगर वो ये फिगर वगैरह बना लेगा तो उसको मजा आएगा मेरे ख्याल से। और जूम करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि बहुत साफ साफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है भाई, तो बस यही समय बचाने के लिए कुछ चीजें लिख लिया हूं, क्योंकि ये सारी फिगर देखो उसी के नीचे जितना अभी तक आप पढ़ चुके हो उसी के नीचे ऐसे हैज लगा करके या पॉइंट बना करके, हैज लगा करके ऐसे छोटे छोटे फिगर आप बना सकते हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ध्यान दो, जैसे हम क्या बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने जा रहे हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फिगर कैसा है, तो ऐसा है, एक ये डब्बा ले लिया गया और इस डब्बे में क्या लगा दिया गया, दो इलेक्ट्रोड, है ना, ऐसे। हमारे पास कलर है तो बना ही दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रोड ये डाल दिया गया, एक इलेक्ट्रोड ये डाल दिया गया, है ना। अब यहां पर जो है बैटरी लगा दी गई, यहां पर क्या लगा दी गई, बैटरी लगा दी गई। देखो यहां से ले जा करके ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, चलो ये क्या कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसको ला करके यहां जोड़ दिया गया। अब देखो जैसे मैं यहां समझा रहा हूं, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अलग अलग बना देते क्या, चलो इसमें भर दे रहा हूं अलग अलग मामला। ये हो गया हमारा, मान लो इसमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने बनाया है, मान लो ये क्या बना दिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया भाई, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब यहां पर इसमें यहां क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहां पर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। तो देखो एक ही कंपार्टमेंट में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना हुआ है ना, एक ही कंपार्टमेंट में दो इलेक्ट्रोड इसमें डाल दिए गए हैं। तो बच्चों देखो अब ये सारी बातें आप बहुत ही क्लियर समझेंगे। अच्छा देखो ये जो है, ये है हमारे पास क्या, इसको हम बोल देंगे एनोड और इसको बोल देंगे कैथोड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एनोड है और ये है हमारे पास कैथोड। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने वो जो बैटरी जोड़ा है उसका पॉजिटिव एंड ये बड़ा और छोटा यही करके जोड़ा है। अब ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहे जिसके लिए आप बनाएं, चाहे इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें और चाहे जो है कोई और दूसरा कंपाउंड वगैरह बनाएं। अब जरा ये ध्यान देने वाली बात है, अभी अभी देखो आपको मैंने ये समझाया था बच्चों, हमने समझाया था यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना। तो यहाँ पर जो है इसी के संदर्भ में देखो, यानी ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, देखो समझते चलो,
ये जो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इस इनर्ट इलेक्ट्रोड का भी क्या बने, इस इनर्ट इलेक्ट्रोड का एनोड और कैथोड दोनों बनता है, एनोड और कैथोड दोनों बनता है। यानी एनोड और कैथोड दोनों किसका बनाया जा सकता है, प्लेटिनम का। क्योंकि सिंपली देखिए ये इसका फंक्शन क्या था, सिर्फ ये कंडक्शन करवा देता है, सर्किट पूरी करवा देता है, बस ये इतना इसका काम है। तो अब जो है अगली हेडिंग में इस सेल को आप और बढ़िया से समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा दूं कुछ और पॉइंट। देखो दिमाग लगाओ, ये वाला जो होता है ये इम्प्योर होता है। देखो मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से समझ जाओगे। ये वाला जो होता है ये प्योर होता है, समझो। अब जैसे मान लो हमें जो है चलो इसमें जो है एग्जाम्पल तो सारे दिए जा सकते हैं। मान लो कि हमें जो है इम्प्योर एजी से प्योर एजी बनाना है, इम्प्योर एजी से प्योर एजी बनाना है। ठीक भाई, मेरे ख्याल से बात आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ रही है। तो भाई हम जब चांदी यानी अर्थ से जब हम चांदी को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई इम्प्योर मेटल पहले हमारे पास, इम्प्योर चांदी हमको मिलेगी एक राड के रूप में, मोटी राड के रूप में। तो इसे क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में ला करके डाल देंगे, ये इम्प्योर वाला काफी मोटा हो जाएगा। भाई इम्प्योर वाला काफी जो है इसका प्लेट काफी मोटा रहेगा, है ना। तो यहां से मान लो इतना मोटा इसका प्लेट हो गया, है ना। अच्छा प्योर वाला बहुत पतला रहेगा। तो होगा क्या बच्चों कि जब इस पर प्लस लगा देंगे तो एजी क्या करेगा, एजी अपना इलेक्ट्रॉन इसी पर छोड़ देगा और इस सॉल्यूशन में एजी प्लस के रूप में आ जाएगा। अब एजी प्लस जाकर के इसी पर डिपॉजिट हो जाएगा, किस पर, इम्प्योर एजी से क्या निकलेगा, एजी प्लस निकलेगा। और एजी प्लस चूंकि यहां चार्ज निगेटिव है तो इसी पर जाकर के डिपॉजिट होता रहेगा, डिपॉजिटेड है ना, क्या होता रहेगा, डिपॉजिटेड होता रहेगा। तो अच्छा इसमें जो इम्प्योरिटी रहेगी, इसमें जो मतलब इसमें जो हमारे पास इम्प्योरिटी है ये इस सॉल्यूशन में गिर करके नीचे बैठती जाएगी, तो इम्प्योरिटी सेटल डाउन होती जाएगी, इम्प्योरिटी सेटल डाउन होती जाएगी, है ना। इम्प्योरिटी क्या होगी, सेटल डाउन होती जाएगी और प्योर चांदी इस पर डिपॉजिट होता जाएगा, इस मेटल पर, तो प्योर चांदी हमको प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसा हम किसी भी मेटल के साथ कर सकते हैं, ऐसा हम किसी भी मेटल के साथ कर सकते हैं। अब ये सब क्यों होगा, क्योंकि यहां जो देखो आप हमने बैटरी लगाया है ना, इसका पॉजिटिव इंडिल बड़ा वाला है, नेगेटिव इंडिल छोटा वाला है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो चलो अब हम लोग जो है मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो फिर इस पर फिर से लौटेंगे। तो ये एक बार आप बना लीजिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब हमें फिर से बताना होगा, हमको ऐसा लगेगा कि मुझे फिर से इस सेल को बना करके, अब देखिए देखो इम्प्योर एजी की जगह इम्प्योर कॉपर प्लेट ले सकते हो, यहां प्योर एजी की जगह प्योर कॉपर की प्लेट ले सकते हो आप, दिमाग लगाओ। अब देखो क्या है मामला, इम्प्योर यहां इन दोनों जगह पर, यहां एजी ले लो या फी ले लो, सीयू ले लो, है ना, एल्युमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो, कोई मेटल ले लो, यहां लगा तो प्योर बनता जाएगा कहीं से अगर इम्प्योर हमको मिला है। क्योंकि भाई अर्थ से तो हमें पहले इम्प्योर ही मिलेगा ना, बाद में उसको हम प्योर करते हैं इसी मेथड से। ठीक है, तो सबके लिए यही फिगर बनता है। ठीक है भाई, तो चलो यानी देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड ये दोनों हो सकता है। कैसे होगा ये इनर्ट इलेक्ट्रोड दोनों प्रकार का, इसका प्लस माइनस हम जोड़ेंगे अपनी इच्छा से बैटरी में,
है ना। जहाँ प्लस ले जा करके जोड़ देंगे वो एनोड बन जाएगा, और जहाँ माइनस ले करके जोड़ देंगे वो कैथोड बन जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर रिएक्शन में तुम दिमाग लगाओ, सोचो, यहाँ पर देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। देखो एनोड पर भाई, एनोड एट एनोड ऐसा बार बार हमने लिखा है, तो एनोड पर क्या हो रहा है, Ag अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है, Ag गिव्स Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या हो रहा है, एट कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ दे रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंड से इस इंड को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये पॉजिटिव इंड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन चाहेगा हमेशा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इस सॉल्यूशन में आएगा, और यहां से Ag प्लस इस निगेटिव पर जाकर के डिपॉजिट होता जाएगा। अच्छा, कैथोड पर क्या होगा बताओ, एट कैथोड, एट कैथोड। अभी ये रिएक्शन इस प्रकार के नीचे भी आप देखेंगे मैकेनिज्म में, तो एट कैथोड पर क्या होगा कि ये Ag, यहां पर Ag सारे जो प्रेजेंट होंगे ऑलरेडी, Ag के ऊपर क्या है, प्लस है, Ag के ऊपर क्या है, प्लस है, तो यही Ag प्लस इस वाले कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले करके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। Ag, अच्छा ये सॉलिड में हो गया, और यहाँ ये क्या है, एक्वस में है, ये क्या है, एक्वस में है, मेरे ख्याल से दिख रहा है, ठीक भाई, बढ़िया से। अब एक बार हम मैकेनिज्म में चलेंगे, उम्मीद है कि आप ये बना लिए होंगे, समझ में आपको आया होगा। तो चलो, मैकेनिज्म में जितनी चीजें हम मैकेनिज्म में आप पढ़ेंगे उसमें सवाल आप पढ़ेंगे, ठीक भाई। तो चलो मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम। तो अगली हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है भाई, दिख रहा है वहां। अब इसमें जो है इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस की मैकेनिज्म क्या है, तो देखो एट कैथोड पर, देखो एट कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये वाली प्रोसेस क्या है। अच्छा, ये यम क्या है, वही मेटल एटम है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। एट कैथोड पर क्या हो रहा है, यहां इस कैथोड पर क्या हो रहा है, देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर हो रहा है, देखो इतना इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है भाई, N प्लस है यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, मेटल बन गया। अच्छा, एनोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो N माइनस है तो N माइनस निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अच्छा, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म अभी ऊपर जो सेल में समझाया वही मैकेनिज्म है। अच्छा, इसमें सवाल पूछे जाएंगे बहुत अधिक, सवाल क्या कैसे पूछा जाएगा, ये नीट वगैरह में सब सवाल, 4-5 सवाल हम फटाफट करके आपको समझाते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl इन प्रेजेंस ऑफ Pt इलेक्ट्रोड। अब ये Pt इलेक्ट्रोड वैसा ही है ना, Pt इलेक्ट्रोड ये कहाँ लगा हुआ है, इसको फिर से फिगर से समझाया जाए मेरे ख्याल से। देखो, जो हमने अभी अभी आपको फिगर समझाया है, मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जगह ले लो, मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जगह ले लो, और 2 Pt इलेक्ट्रोड लगा करके बैटरी लगा दो, एक को कैथोड बना दो, एक को एनोड बना दो, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन होने लगेगा। अब देखो एट कैथोड पर क्या होगा, चलो फिगर हम फिर से बना करके समझाएंगे। देखो ये सवाल है, पूछा जाएगा भाई, तो एट एनोड क्या होगा, एट एनोड, तो ये Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे करके Cl2 बनाएगा। अच्छा, इस रिएक्शन को 2Cl माइनस लिखते तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल आता, और एट एनोड पर क्या होगा, Na डिपॉजिट होगा, एट एनोड पर Na डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब ये सवाल है, ये आंसर है, ये सवाल है, और यहां पर क्या लिख दिया गया, आंसर। सबके लिए आप फिगर नहीं बनाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा होता है,
तो एक दो के लिए फिगर बना दूंगा भाई। अभी जैसे फिगर बनाया, एक सवाल दो सवाल और समझ लो, फिर फिगर बना दूंगा, वही फिगर सबके लिए हो जाता है। देखो दिमाग लगाओ, बस वही मटेरियल चेंज होगा, फिगर वही रहेगा। देखो अगला सवाल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl। अब देखो दोनों अलग अलग है। इन प्रेजेंस ऑफ Pt इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में aqueous NaCl, पहले वाले में था मोल्टेन NaCl। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो देखो जब पानी में NaCl डालोगे तो ये ऐसे बन जाएगा Na++Cl-। अब पानी किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ऐसे प्रेजेंट होता है, ट्वाइस H2O गिव्स H3O+ प्लस OH-। अब देखो एट एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, ये Cl- अपना इलेक्ट्रॉन दे करके Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एट एनोड पर क्या होगा, H3O+ अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस देगा। मेरे ख्याल से बातें समझ में आती है। तो अब इस सवाल के लिए और अगले सवाल के लिए हम फिगर जो है बना करके आपको फिर से समझाते हैं कि ये क्या मामला चल रहा है दरअसल। ठीक है भाई। तो ये पीटी इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में ये कार्रवाई हुई, तो कुल मिलाकर के Cl2 गैस निकल जा रही है और H2 गैस निकल जा रही है। अब वो पूछेगा क्या? अच्छा अगर सही सही देखो तो ये दूसरा वाला एग्जांपल क्लास 10th में आपने पढ़ा है, NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो इसका फिगर ही पहले समझा देते हैं, यानी इसका फिगर अगर समझाएंगे तो उसी अनुसार आप इसका भी फिगर बना सकते हैं। तो फिगर बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये 10th में भी है और यहाँ भी समझाया जा रहा है। तो चलो समझ लेते हैं, राइट। तो मैकेनिज्म चलो समझते हैं। जैसे ये वाली हेडिंग दिख रही है साहब साहब, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो चलो मैकेनिज्म समझते हैं। उस फिर से फिगर, यानी जो दूसरा सवाल है वहां पर आप पॉज करके पहले फिगर समझ लीजिए, फिर जो है ये मैकेनिज्म अभी रहने दे रहा हूं क्योंकि यही समझना है। तो फिगर आप वहां बना सकते हैं। देखो सब सवाल के लिए जब आप फिगर आपके दिमाग में बैठेगा तो फिर क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे। मैं तो कोशिश यही करूंगा कि पूरे क्रॉस क्वेश्चन का आंसर दे दूं। तो जब आपका फिगर दिमाग में बनने लगेगा तो फिर ये सवाल सरल हो जाएंगे। ये सवाल, ये इसका सेंटेंस, इसका वर्ड सब कहाँ पूछा जाएगा, सब जेईई नीट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी जो है, अभी वाला क्या था, देखो अभी वाला फिगर फटाफट समझते हैं। देखो ये है हमारे पास, ये दिख रहा है, तो ये है हमारे पास, यहां हमने घोल दिया, ये क्या यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ अच्छा, तो ठीक है। तो ये है हमारे पास पानी। अच्छा मान लो इसमें हमने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। तो सब बच्चों को पता है NaCl अगर हमने इसमें डाल दिया तो अब इसमें कितने आयन बन गए देख लो, ये Na+ प्रेजेंट होगा, Cl- प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, पानी जो है H3O+ के फॉर्म में होगा, OH- के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। दिख रहा है? दिख रहा है ना? देखो पानी के लिए दो चीजें लिखी जाती हैं, देखो चाहे ये दिख रहा है, देखो ये H2O जो है इसको चाहे आप ऐसे लिख दो H++ OH-। अच्छा चाहे आप ट्वाइस H2O लिख दो तो ये H3O++ OH-। तो ये दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, H+ भी लिख सकते हो। अब चलो इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दो, खटाका पीटी का दो इलेक्ट्रोड डाल दो, पीटी का दो इलेक्ट्रोड बिना विचार किए हुए डाल दिया गया। एक पीटी का इलेक्ट्रोड ये डाल दिया गया, एक ये है ना, एक पीटी का इलेक्ट्रोड ये डाल दिया गया, एक पीटी का इलेक्ट्रोड ये डाल दिया गया। अब इसको ले जाकर के बैटरी से जोड़ दिया गया, पॉजिटिव और निगेटिव। इसको ले जाकर के बैटरी से जोड़ दिया गया, पॉजिटिव और निगेटिव। चलो बैटरी से ले जाकर के जोड़ते हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर ये यहाँ जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये सारे आयन प्रेजेंट हैं,
देखो दिमाग लगाओ, ये 10th में फिगर बना हुआ था। अब इसमें क्या होगा, एट कैथोड या एट, पहले चलो एट एनोड, एट एनोड, एट एनोड। तो सभी को पता है कि एनोड पर कौन अप्रोच करेगा, OH माइनस। देखो अब यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन भी बनता है, सब बच्चों के दिमाग में बनता है, तो हम यहाँ उसको क्लियर करना चाहेंगे। देखो एनोड क्या है, सिंपल एनोड क्या है, यहाँ पर प्लस है, यही तो एनोड है, दिख रहा है भाई एनोड, तो एनोड ही प्लस है, और ये कैथोड क्या है, ये वाला माइनस है, तो यही कैथोड है। तो यहां से क्या दिख रहा है कि अगर ये प्लस है तो प्लस के पास माइनस जाएगा, तो यहाँ दो ऑप्शन है देखो, तो दो ऑप्शन में एनोड के पास Cl भी जा सकता है, OH माइनस भी जा सकता है। तो अब ये प्रश्न है कि कौन जाएगा, तो जाएगा वही बच्चों जिसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना, जिसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पोटेंशियल पर जाएगा कौन, ये बात थोड़ा सा अभी क्लियर की जाएगी, लेकिन ये किस पर डिपेंड जाएगा, वही इस बात मतलब कौन जाएगा वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है। समझ गए आप? तो यहां वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल करके देखा कि इस पर जाता है Cl माइनस, तो यहां जो रिएक्शन होने वाली है, तो चाहे इस रिएक्शन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ट्वाइस Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस क्या 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एट ए नोड पर, यानी प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ए नोड पर क्या निकल रही, Cl2 गैस निकल रही है, ए नोड पर क्या निकल रही, Cl2 गैस निकल। अब इसमें कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, एट कैथोड, देखो दिमाग लगाओ, तो इसमें कैथोड पर क्या होगा बच्चों, यही दो इलेक्ट्रॉन, भाई एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि बैटरी ये काम कर रही है ना। तो एट कैथोड है ना, तो एट कैथोड वाले मामले पर क्या होगा, तो एट कैथोड पर दिमाग लगाओ, तो है ना, एट कैथोड पर H3O प्लस या 2H प्लस, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा H2 गैस, यानी ये Cl2 गैस। प्रश्न पूछा जाएगा Cl2 गैस कहां निकलेगी, H2 गैस कहां निकलेगी। अब देखो जब ये दो चीजें यहां से निकलना शुरू होंगी, सोचो क्या क्या निकलना शुरू होगा, ये निकलना शुरू हो जाएगा और ये, तो अब अगर दो चीजें निकलेंगी तो यहां किसका किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, Na प्लस का और प्लस OH माइनस का, तो यहां से ये कंपाउंड बन जाएगा आपका धीरे धीरे। बाद में जब इलेक्ट्रोलिसिस हम बंद करेंगे तो NaOH बना हुआ सेल में हमें मिलेगा, और यही जो सेल बनाया गया इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब हम ये बैटरी हटा लेंगे तो NaOH हमको बना हुआ मिल जाएगा। यही प्रक्रिया सब में होती है ना, यही प्रक्रिया सभी में होती है। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl इन प्रेजेंस ऑफ Pt इलेक्ट्रोड आपने लिखा है, तो उसके बाद ये फिगर बना करके खुद को समझा लीजिएगा भाई, है ना। अब हम कुछ और उदाहरण हैं उनकी तरफ बढ़ लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको दिख रही हैं, तो दूसरे उदाहरण को हम अब डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो अब, तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 में है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 इन प्रेजेंस ऑफ Pt इलेक्ट्रोड, है ना। तो प्योर Cu फॉर्म है ना, प्योर Cu, देखो प्योर Cu को हम प्राप्त करेंगे फ्रॉम इम्प्योर Cu से, है ना। तो अब देखो अगर यही सेल तुम देख लो, यही सेल तुम देख लो, अब यहाँ NaCl की जगह पर इसको मिटा दें, इस वाले उसको दिख तो बढ़िया रहा है, इसके लिए चलो फिगर बना देते हैं फटाफट इसको मिटा करके। तो फिगर सब में बनाते रहना,
यही सब चीजें लिखने पढ़ने के लिए ये सब मैंने किया था कि थोड़ा सा समय जो है आपका बच जाएगा, तो मिटा दे। तो चलो मिटा करके फिर से इसके लिए फिगर बना देते हैं, समझा भी देते हैं कि कैसे हो रहा है। तो आप ये लिखना और फिर ये फिगर बना लेना, है ना। कुल मिलाकर के भाई लेक्चर को इतना ध्यान से सुनना है, लेक्चर को एक बार दो बार अपना पॉज करके इतना दिमाग लगाना है कि रट उठिए। अब देखो क्या है मामला इसके लिए, तो पीटी इलेक्ट्रोड का मामला यहाँ बनाया गया है। तो चलो फटाका ये देखो, दिमाग लगाओ, ये है हमारे पास किसका सॉल्यूशन, CuSO4 का सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। CuSO4 का सॉल्यूशन ये है। तो जैसे CuSO4 डालेंगे, सब बच्चों को पता है कि इसमें क्या बन जाएगा, Cu2+ और SO4-। अच्छा, पानी तो पहले से ही टूटा हुआ है, इसमें 2 आयन और भी होंगे, एक क्या होगा H+ होगा और दूसरा क्या होगा OH- होगा। अब इतने आयन इसमें प्रेजेंट हैं। अब हमारा उद्देश्य क्या है, इस CuSO4 से हमें प्राप्त करना है कापर, हमें प्योर कापर प्राप्त करना है। CuSO4 इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हम बिना विचार किए हुए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड इसमें लगाएंगे। एक लगा दिया, चलो हमने किसका, एक लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, एक एनोड एक कैथोड। इसको ले जाकर के बैटरी से जोड़ दिया, चलो बैटरी से जोड़ देते हैं, यहां ले जाकर के ये प्लस माइनस यहां ले आकर के जोड़ दिए। ये क्या है भाई, पीटी का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये दोनों ये भी पीटी का इलेक्ट्रोड है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ, आपको ये दिख रहा है कि ये प्लस है और ये है आपका एनोड और ये माइनस है, तो ये है आपका कैथोड। मेरे ख्याल से बहुत समझ में बातें आ रही हैं। अब रिएक्शन क्या होगा, एनोड पर ये अब OH- जा रहा है, तो एनोड पर OH- जा करके, अब आप पूछ सकते हो कि गुरुजी ये SO4- क्यों नहीं गया, इसको आगे क्लियर किया जाएगा क्यों नहीं गया, है ना। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है, यहां जाएगा यही। तो देखो एट एनोड पर 2OH- H2O बना करके O2 गैस बना ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है। और इस एट कैथोड पर Cu2+ ये एक्वस है और ये सॉलिड में डिपॉजिट हो जा रहा है, यानी इसके बाहर, आप देखो दिमाग लगाओ, इसके बाहर दिमाग लगाओ, इस पीटी इलेक्ट्रोड के बाहर ऐसे इस पर दोनों तरफ से क्या जमा हो रहा है, Cu जमा हो रहा है। बाद में हम ये इलेक्ट्रोड निकाल कर ये क्या जमा हो रहा है, Cu जमा हो रहा है। ये Cu कहां से आ रहा है, इसी में से। ये वाला क्या जमा हो रहा है, Cu किस पर, बाद में हम इसको निकाल लेंगे, उसको हटा देंगे तो Cu मिल जाएगा हमें। तो मेरे ख्याल से इस तीसरे वाले में ये वाला चित्र बना करके खुद को समझा लेना। ऐसे ही अगर तुम दिमाग लगाओगे तो सबका चित्र खुद ही बना करके खुद समझा सकते हो। अब मुझे भरोसा हो गया है, आगे आओ चौथा एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूं कि ये सब सवाल नीट वगैरह में पूछे गए हैं, इसके सेंटेंस, वर्ड, कौन सी गैस कहाँ निकलेगी, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ये सब सेंटेंस बना करके, इसलिए इसको दिमाग लगा करके ऐसा पढ़ो कि याद हो जाए। चलो अगले सवाल पर आ जाओ, चौथा सवाल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate solution in presence of Cu इलेक्ट्रोड। अब यहां Cu इलेक्ट्रोड का मामला आ गया है। चौथे के लिए फिगर बनाएं, चौथे के लिए फिगर चलो बना देते हैं, मिटा दे, मेरे ख्याल से तुम पॉज करके अपना बना लोगे। चलो चौथे के लिए फिगर बना दे रहे हैं, चौथे के लिए फिगर बना दे रहे हैं भाई, है ना। देखो चौथे के लिए फिगर ये है हमारे पास, क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये। अब
यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हमें मिल जाए ये मोटा सा इम्प्योर सीयू प्लेट, ये क्या है, मोटा सा इम्प्योर सीयू प्लेट, देख लो ये क्या है, मोटा सा है ना, ये क्या है, मोटा सा इम्प्योर है ना, अशुद्ध मोटा सा इम्प्योर सीयू प्लेट है ये। अच्छा यहां पर अब एक पतला सा, ऐसे ही एक पतला सा है ना, हम क्या करते हैं, ऐसे ही पतला सा सीयू, ये राड है, पतला सा सीयू राड लगा दिया। अब देखो एनोड कैथोड किसके द्वारा डिसाइड हो रहा है, हमारे द्वारा डिसाइड हो रहा है। ये बहुत मोटा सा है भाई, देखो ये सेल बहुत बड़े बड़े सेल बनेंगे ना, सेल कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, जितना बड़ा हमें आवश्यकता होगा उतना बड़ा बनाएंगे हम, बैटरी बड़ी से लगा करके, क्योंकि हमें ये प्रोडक्शन करना है ना भाई, बहुत बड़ा बड़ा बनाएंगे। अब चलो देखो इसमें कौन सा सॉल्यूशन भरा गया, इसमें सॉल्यूशन भरा गया भैया, इसमें सॉल्यूशन भरा गया CuSO4, इसमें सॉल्यूशन क्या भरा गया, CuSO4 भरा गया, देख लो इसमें सॉल्यूशन क्या भरा गया, CuSO4। इसमें कितने आयन होंगे सोच के देखो, Cu2+ होगा, SO4 माइनस माइनस होगा, H+ होगा, और क्या होगा, OH माइनस होगा। देखो माइनस होगा, अब दिमाग लगाओ, अब देखो दिमाग से, अब ये देखो दोनों काम हो सकता है। अब देखो ये वाला तो जो CuSO4 है भैया 2+ है, बैटरी लगाओ, चलो बैटरी लगाते हैं, यहां से ले जा करके ये प्लस माइनस ये ला करके जोड़ दिया यहां, अब फिर से वही, ये प्लस हो गया एनोड, ये माइनस हो गया कैथोड। अब देखो ये वाला जो Cu होगा भैया, ये तो अपने आप इस पर डिपॉजिट खींचा चला आएगा, क्यों खींचा चला आएगा, क्योंकि इस Cu2+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन जो इसके इस राड के पास है, कहां से है, इस बैटरी से आ गई है ना। तो ये Cu जो है, यानी कैथोड पर, देखो यहां दिमाग लगाओ, कैथोड पर ये Cu 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सॉलिड में यहां क्या करेगा, ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ये इसके चारों तरफ ऐसे Cu लगना शुरू हो जाएगा, ये वाला Cu। अच्छा यहां इस प्लेट में से भी ये Cu2+ निकलेगा, Cu2+, भाई इस प्लेट में से Cu जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला इससे इलेक्ट्रॉन मांग रहा है ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, यानी Cu ये अपना इलेक्ट्रॉन, यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को पकड़ा देगा, ये प्लेट धीरे धीरे पतली होती जाएगी, इस प्लेट का क्षरण होता जाएगा, प्लेट जो है धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके Cu2+ इस पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब Cu2+ अगर अंदर आ जाएगा तो ये भी Cu2+ कहां जाएगा, इसी पर, तो ये राड धीरे धीरे मोटी हो जाएगी और ये राड धीरे धीरे पतली हो जाएगी, और एक पर ये रिएक्शन हो जाएगा, एक पर ये रिएक्शन हो जाएगा। जब ये राड खत्म हो जाएगी, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो है ये Cu नहीं बचेगा, तो हम बैटरी को हटा देंगे और यहां से बहुत बाद में मोटी राड यहां से निकाल ली जाएगी, मोटी राड, तो ये हमें कॉपर मिल गया, कॉपर प्योर फॉर्म में आ गया। जितनी इम्प्योरिटी होंगी वो यहां सेटल डाउन होती जाएंगी, इम्प्योरिटी है ना, इम्प्योरिटी जो है क्या होगी, सेटल डाउन होती जाएगी, सेटल डाउन। तो मेरे ख्याल से अब फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अब सभी का फिगर बना करके आप खुद को समझा ले जाएंगे, ठीक भाई। तो चलो हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।
तो अब अगला एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ Pt इलेक्ट्रोड। देखो H2SO4 जैसे ही विलयन में जाएगा कैसे टूट जाएगा, Pt इलेक्ट्रोड है ना, H2SO4 जैसे ही विलयन में जाएगा कैसे टूट जाएगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, है ना, और इसमें पानी भी होगा। तो एक जो है एट एनोड पर ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, एट कैथोड पर ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। अब लेकिन देखो ये कि यहाँ कंडीशन है, अगर ये यहाँ H2SO4 का कंसंट्रेशन 50% है, कैरीड आउट है ना, 50% एक्वस H2SO4 कैरीड आउट बाय यूजिंग हाई चार्ज डेंसिटी, तो एनोड पर देखो बच्चों ये रिएक्शन होगा। अब क्या कंपाउंड बनेगा, H2 बनेगा, दिख रहा है भाई साहब साहब, है ना। अब कैथोड पर बच्चों H2 गैस निकलेगी। ये मेरे ख्याल से अब फिगर उगर भाई बनाना आपको चाहिए कि जिसके लिए मैं फिगर नहीं बनाया हूं, फिगर बना करके खुद को समझाएं आप। अच्छा अगला एग्जांपल देख लो फटाका, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CH3COO, ठीक भाई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CH3COO। तो एट एनोड पर भैया ये वाला रिएक्शन होगा, C2H6 बन जाएगा। अगर बच्चे क्लास उनको याद हो तो वो जो है इस वाली रिएक्शन को हेलो एल्केन और हेलो वो सॉरी हाइड्रोकार्बन में इस वाली रिएक्शन को पढ़ा गया है ना। यही है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3COO है ना, सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो कैथोड पर ये होगा, सबके लिए आप फिगर बनाएं और रिएक्शन खुद को आप समझाएं, ठीक भाई। तो ये मामला तो यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो फटाफट वो भी चीज देख लिया जाए। तो बच्चों यहाँ पर जो सेल बन रहे हैं उस सेल में कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, देखो जो अशुद्ध प्लेट है उससे कितना अमाउंट बिलियन में लिबरेट हो जाएगा और जो शुद्ध प्लेट पर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। इसी को समझाने के लिए फैराडे ने अपना इलेक्ट्रोलिसिस का ला दिया। तो वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक खर्च होगी, क्योंकि इस वाले कार्य को करने में जो हमारा खर्चा आएगा वो बिजली का खर्च होगा, तो कितनी इलेक्ट्रिक खर्च होगी, ये मेन सवाल बनेगा। तो इसी के लिए फैराडे ने अपना रूल दिया, तो उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि अब ऊपर ये हेडिंग आपको दिख रहा है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, कितनी बिजली खर्च करके कितना शुद्ध मटेरियल प्राप्त किया जा सकता है, उसी के लिए ये फैराडे साहब ने ला दिया और ये उपयोगी बन गया भाई। दो लॉ है इनके, तो देखो ये फर्स्ट लॉ है भाई, तो फर्स्ट लॉ जल्दी से हम पढ़ दे रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं। When electricity is passed through an electrolytic solution, that amount है ना, that amount of है ना, that amount of the, देखो फिर से, when electricity is passed through an electrolytic solution, the amount of electrolyte है ना, the amount of that is electrolyte। देखो फिर एक शब्द बहुत ही साफ और क्लियर है। When electricity is passed through an electrolytic solution, that amount of substance, देखो बहुत ही क्लियर है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, that amount of substance, है ना, that amount of substance। देखो when electricity is passed through an electrolytic solution, that amount of substance
substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity passed through the electrolyte। देखो कितना सरल बात ये लिखी गई है। ये यही लिखा गया है कि जितना ज्यादा बिजली खर्च करोगे उतना ही ज्यादा मटेरियल का शोधन आप कर पाओगे। बस देखो यही बात इंग्लिश में ऐसी लिखी गई। फैराडे साहब ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के भाई बिजली जितनी ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा अमाउंट में आप जो है मटेरियल का शोधन कर पाओगे। अब ये बात कौन नहीं जानता है, ये तो हम दिमाग दौड़ा करके लगा ही सकते हैं। उसी चीज को यहाँ लिख दिया गया। तो चलो फिगर बना के समझा दें कुछ, चाहो तो यहाँ इसके नीचे फिगर बना करके ये समझ लेना। चलो उसकी लैंग्वेज वगैरह सब तोड़ मरोड़ के समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें देखिए एक्स्ट्रा से लिखना पड़ रहा है फिर से, इसीलिए ये मोटी मोटी बातें लिख लिया कि थोड़ा सा जो इस समय मैं 1 घंटे में पहुंचने वाला हूं, अगर ये सारी चीजें लिखता तो अब तक ये 1.5-2 घंटे हो गया होता, है ना। तो ऐसा ही कुछ है भाई, देख लो। तो चलो फैराडे साहब क्या कह रहे हैं, फैराडे साहब ये कह रहे हैं, यही चीज यहां पर कहा है उन्होंने कि अगर ये तुम कैथोड और एनोड यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ये, तो देखो एक जगह से लिबरेटेड होता है, यहां से क्या होता है लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब इससे टूट करके यहां जाएगा, और यहां डिपॉजिटेड होता है, यहां डिपॉजिटेड होता है। तो यानी जितना अमाउंट देखो लिबरेट हो रहा है उतना डिपॉजिट हो रहा है। बहुत मोटी बात है। तो लिबरेटेड अमाउंट और डिपॉजिटेड अमाउंट बराबर दिख रहा है यहां पर, है ना। जितना यहां से टूट के निकलेगा वो जाकर के यहां डिपॉजिट होगा। रिएक्शन पिछली वाली देखा है उसी के अनुसार। तो देखिए ये कह रहे हैं कि W प्रोपोर्शनल Q। अब देखिए Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम दैट फ्लोज थ्रू सॉल्यूशन। भाई इसी बैटरी के द्वारा इसमें करंट फ्लो होगी, इस बैटरी के द्वारा इसमें करंट फ्लो होगी, है ना। तो देखो W प्रोपोर्शनल Q, W क्या है, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। अब ये तुम हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, Q इज इक्वल टू IT। तो देखो W प्रोपोर्शनल Q, और Q जो है IT के बराबर है, यानी W प्रोपोर्शनल IT। अब यहां एक जो है कांस्टेंट लगा दिया जाएगा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, तो W प्रोपोर्शनल ZIT, ठीक है। अच्छा Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो ये इंग्लिश में यहां पर जो मोटी सी लाइन लिखी गई है वो यही लिखी गई है कि जितना अमाउंट में इसमें इलेक्ट्रिक पास करोगे उतने ही अमाउंट में मटेरियल लिबरेट और डिपॉजिट होगा, है ना। वही चीज लिख दी गई है, इसको एक आध बार लिख लेना, मेरे ख्याल से बहुत सरल बात है ना। जितनी इलेक्ट्रिक पास करोगे उतना ही वो बनेगा। तो यही कुछ इंग्लिश में लिख दिया गया है। देखो तो देखो यहां पर क्या है कि अगर देखो यहां Q को हम 1 कूलम मान ले, इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले को अगर यहां पर IT का मतलब देखो, IT का मतलब Q, अगर Q को हम 1 कूलम मान ले तो यानी W बराबर Z हो जाएगा। देखो W बराबर क्या हो गया, Z हो गया। तो अब देखो 10, अब Z को डिफाइन करेंगे कि Z क्या है। वैसे तो बता दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, लेकिन फिर भी डिफाइन करेंगे कि क्या है। 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज defined as the mass of substance deposited by the passes of 1 coulomb electricity। समझ गए। तो देखो ये इंग्लिश में ये लिख दिया गया है बच्चों
देख, अच्छा एक बार इंग्लिश से भी हिंदी बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वह अमाउंट है ना, वह मास है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास, वह मास है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? अमाउंट ऑफ मास है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? अमाउंट ऑफ मास है किसी भी मटेरियल का। तो वो वह मास है जो डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा बाय द पासेस ऑफ 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास किया जाए तो जितना डिपॉजिट या 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से बैटरी के द्वारा, तो जितना अमाउंट उसका डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वही उस मटेरियल का केमिकल, है ना, वही उस मटेरियल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। मेरे ख्याल से इस चीज को और समझाने की आवश्यकता। यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, तो यहां देखो, समझ लो, ये चीज लिखा गया है बच्चों, या इसमें समझो। ये कह रहा है कि भाई ये जो सेल तुम बनाते थे, है ना, तो मान लीजिए यहां पर हमने कॉपर लिया है, तो कॉपर का ये मोटा वाला रॉड हो गया और कॉपर का ये पतला रॉड हो गया। यहां से कॉपर निकल करके इस पर डिपॉजिट होगा, तो इस कॉपर ये क्या है? कॉपर है। कॉपर के लिए जो जेड होगा, जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? मास ऑफ Cu है ये, मास ऑफ Cu। ये कितना मास है? ये उतना मास है जितना अगर यहां लगी हुई, यही बैटरी लगाते थे, प्लस माइनस, है ना, यहां ले जाकर के जोड़ते थे, यहां ले जाकर के जोड़ते थे ऐसे। तो ये उतना मास ही जेड के बराबर होगा। ये मास ऑफ Cu यही बराबर जेड है। ये उतना मास होगा जितना कि इस बैटरी से 1 कूलम चार्ज इसमें हम अगर पास करवाएं इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। यहां क्या होता था? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बना लेना। 1 कूलम अगर चार्ज पास करवाएं, जितना मास Cu का डिपॉजिट होगा वही जेड है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। जेड मुझे लग रहा है कि मैं समझा नहीं गया। जेड जो है किसी भी Cu, है ना, वो Cu हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज का हमें प्यूरिफिकेशन करना है वो सब हो सकता है। Cu हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, चांदी हो सकता है, जेड, है ना भाई। देखो सिंपल बात, अगर मैं मोटे तौर पर ये कह दूं कि 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से Cu का जितना अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट हो जाएगा वही जो है जेड है, वही Cu का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। फिर से समझो, मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लो 1 कूलम हमने बैटरी से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया, तो हमें मान लो आधा ग्राम चांदी मिल गया, तो सिल्वर का जो जेड है वो आधा है। सिल्वर का जो जेड है वो क्या है? आधा ग्राम है। चलो आओ समझते हैं। तो देखो, एक चीज तुम जानते हो कि ये 1 फैराडे जो है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज का अमाउंट है। तो ये कर दिया, इसको गुणा करने पर ये आ जाता है
और ये बराबर 1 कूलाम बराबर 1 फैराडे लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखो 1 फैराडे को भी डिफाइन कर दिया जा रहा है। 1 फैराडे इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज which oxidizes or reduces one equivalent weight of any substance। ये लिखा गया है कि 1 फैराडे अगर बिजली हम पास करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में बैटरी के द्वारा, तो किसी भी मटेरियल का एक इक्विवेलेंट अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा, ये लिखा गया है। जैसे 1 फैराडे अगर बिजली पास करेंगे तो हमें कितना कितना चांदी मिलेगा, एक इक्विवेलेंट चांदी, एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ चांदी, है ना। तो एक इक्विवेलेंट चांदी का मामला क्या है भाई, एक इक्विवेलेंट चांदी का मामला है कि चांदी का जो मोलर मास होगा, सिल्वर का मोलर मास है 108, है ना। जैसे कॉपर का मोलर मास है 63.5, है ना। लेकिन कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट है, जैसे अगर हम अभी देखो, अब मुझे लग रहा है कि मैं समझाएं, जरा समझाएं। देखो देखो भाई, सब इक्विवेलेंट वेट निकालना आप जानते हैं, मैं झूठे वैसे परेशान हो रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने संतोष के लिए देखो, जैसे Cu2+ होता है ना, तो इसका इक्विवेलेंट वेट Cu का क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट हमें बताना है। तो Cu का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 63.5/2। 2 कहां से आया, यही 2 है, यही 2 ये है। बताओ, अगर इसको तुम 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 जा 2 3 6, 2 1 9, 2 2 7 14, 2 5 6 10। अगर मैं एक फैराडे बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, मैं 1 फैराडे बिजली पास करूंगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो इतना ग्राम Cu प्राप्त होगा, यही यहां लिखा गया। चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ भाई। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, नीचे आ जाओ। चलो फिर से, तो यहां देखो, तो इसका मतलब कि ये Z जो हो जाएगा, देखो डिफाइन कर दिया गया, तो देखो 1F है ना, तो इसका मतलब कि ये देखो Z इज इक्वल टू E/96,500। तो Z की वैल्यू कहां रख देंगे, ऊपर वाले फार्मूले में। तो यानी हमें पता है W इज इक्वल टू Z इंटू IT, तो इसका मतलब कि W इज इक्वल टू E/, क्योंकि देखो Z की वैल्यू ये दी गई है ना। तो यहां से देखो, यहां से इस E को नीचे लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा W/E इज इक्वल टू IT/96,500। यही IT ही क्या है, Q है, तो Q, और यही क्या है, ये 1F है, तो ये वो F है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही क्लियर है। अब ये फर्स्ट लॉ आपने समझ लिया, सेकंड लॉ क्या है तो वो जल्दी से आप देख लें, है ना। सेकंड लॉ आप देख लें, इसमें आपको भी मेहनत करने के लिए मैं छोड़ रहा हूं। हमने ऐसा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि हम जो है वो नीट और जेईई वाले सवालों पर समय देना चाहते हैं, इसलिए ये काफ़ी, अगर मैं लिखता तो समय लगता, क्योंकि आपने देखा कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें लिख करके समझाना पड़ा। तो अब मैं सेकंड लॉ को सोच रहा हूं कि मैं ऐसे मुख से बोल दूंगा, आप लिख लेंगे। तो देखो सेकंड लॉ डायरेक्ट फार्मूला देखो, तो W/E यही फर्स्ट लॉ था, I इंटू T अपान यही फर्स्ट लॉ था। तो देखो तुम्हें पता है I इंटू T इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मैं ले लूं सेकंड लॉ में फैराडे साहब कह रहे हैं I इंटू T का मतलब Q। फैराडे साहब ये कह रहे हैं अगर किसी सेल से तुम कांस्टेंट अमाउंट में, अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तुम कांस्टेंट अमाउंट में, देखो जरा एक बार फिर से,
अगर आई और टी बराबर क्यू हो गया और ये कांस्टेंट हो गया तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो जाएगी? बताओ। ये देखो, इसी से मैं देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों वाली परिभाषा बोल दूंगा और तुम भी कोशिश करो इसी से याद करो। वो वाली लैंग्वेज जो है वो इसी से याद हो जाती है। देखो दिमाग लगाओ, आई इंटू टी क्या है, इसको अगर मैं कांस्टेंट ले लूं, फैराडे साहब कह रहे हैं कि अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से कांस्टेंट अमाउंट में क्यू को पास करवाओ, यानी बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, सभी में हम निश्चित अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। अगर हम निश्चित अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो W/E का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। भाई सभी के लिए अगर ये कांस्टेंट है तो W/E का रेशियो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो, अगर W/E इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल E, यानी एक W जो है वो E के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2 इज इक्वल टू W3/E3। ठीक भाई, तो ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना। तो यही क्या है? सेकंड लॉ है। यही क्या है? सेकंड लॉ है। यहां दिख रहा है। तो यहां पर एक चीज और है, करंट इफिशियंसी का फार्मूला। तो करंट, इसको उसी के नीचे लिखना, करंट इफिशियंसी, करंट इफिशियंसी इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल YIELD, वास्तविक उत्पादन कितना हुआ इलेक्ट्रोलिसिस में। इलेक्ट्रोलिसिस हम क्यों कर रहे हैं? उत्पादन करने के लिए। किसका? इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल का। तो करंट इफिशियंसी जो होती है, आई की इफिशियंसी जो है उसमें जो करंट बह रही है, एक्चुअल यील्ड अपान थ्योरेटिकल यील्ड, है ना। थ्योरेटिकल यील्ड यानी फार्मूले से कितना बन रहा है? मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस पर भी सवाल पूछा जाता है, इसको लिख लेना। अब ये लेक्चर तो पूरा हो गया है लेकिन आपका काम अभी बाकी है बेटा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर मैं लिंक में क्या डाल दिया हूं, वो डाल दिया हूं एक छोटा सा नोट और चित्र। तो जहां मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरुआत में बात किया था तो उसको आप लिख लेना, ठीक है। और इस पे बहुत सारे पहले हल्के हल्के सवाल सॉल्व करके डाल दिया हूं, है ना, हल्के छोटे छोटे सवाल। अब इसके बाद नंबर आएगा जेईई और नीट के सवाल का। तो वो छोटे छोटे सवाल अगर तुम दिमाग लगा लेते थोड़ा सा, यानी सवाल सॉल्व हैं, बस उनको क्या करना है, उनका स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। हाँ, हमको चाहिए था कि यहाँ भी कर करके दिखाएं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें तुम दिमाग लगाओगे तो तुम ही कर ले जाओगे। लिंक में वो सारी चीजें हैं, यानी लिंक को देख देख करके लिंक वाली चीज डाउनलोड कर लेना और उसको देख देख करके नोट्स बनाते चलना। जहां इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हुई है, पहले वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो नोट्स मैंने डाला है उसको जो है क्या करना, उसको लिख लेना। वैसे तो हमको क्या चाहिए था, पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, ये वही बता देना चाहिए था। मान लीजिए बच्चा लिख करके आगे बढ़ जाएगा और उसका पेज खाली नहीं रहेगा तो क्या करेगा। तो मेरे ख्याल से चलो मैं इसी बात का ध्यान रखूंगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से संबंधित थोड़ी बातें कुल मिलाकर के ये है कि यानी जो लिंक में कुछ चीजें हैं वहां से अपने नोट्स को पूरा करूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से संबंधित बातें और इससे रिलेटेड सवाल ये लिंक में है, तो उसको खींच करके फिगर वगैरह बना लो। तो ये लेक्चर हम यहीं रोकते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ जेईई नीट के सवाल करेंगे और आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझना चाहेंगे, ठीक है बच्चों। ओके।